नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। अखबारों की सुर्खियों में हम जो हेडलाइंस रहती है आज की, उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमानों के साथ हम चर्चा करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये सुर्खियां क्यों बनी, इसके आगे पीछे की इसके क्या कहानी है जिसके कारण कि इनको सुर्खियों में स्थान मिला है और ये इस प्रकार अखबारों में छाई हुई है। आइए शुरू करते हैं अखबारों की सुर्खियां। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ रवि अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे साथ प्रवाल सक्सेना जी हैं, मैं उनका भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए शुरू करते हैं अखबारों की सुर्खियां। रवि जी, आपके पास आना चाहता हूं। ये जो अफ़गानिस्तान पर तालिबान का जो कब्जा हुआ है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागे हैं और ये पूरी कहानी जो चल रही है, ये इसके पीछे का क्या घटनाक्रम आप देखते हैं और किस तरह से इस हेडलाइन को देखते हैं आप? देखिए, राजन जी, बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी खबर है आज की इस तारीख में ये। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने एक बार फिर से करीब जो है 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, निश्चित तौर पर एक तालिबान की जो छवि है वो कट्टरपंथी कबीलाई संगठन की है और वो वहाँ पर उसके अपने अलग कानून हैं। खास करके महिलाओं को लेकर वो काफ़ी बंदिशें तालिबान अब तक लगाते रहा है और इससे अमेरिकी जो सेना थी और उसने मुक्ति दिलाई थी। कुछ सालों के लिए वहाँ पर शांति लौटी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से देखा यह जा रहा है कि जब से अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाई है, उसके बाद तालिबान सक्रिय हुआ और आज वहाँ की सेना को भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना पड़ा है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो देश छोड़कर ही भाग गए हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर एक काफ़ी चिंताजनक स्थिति अफगानिस्तान में है। जिस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं कि वहाँ पर भगदड़ मची हुई है, जो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से देश से निकल जाना चाहते हैं। लेकिन कल ही देखिए जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो विमान था उसमें क्षमता से कई गुना अधिक पैसेंजर्स जो है चढ़ गए और फिर 3 यात्री तो ऐसे थे जो वो बाहरी हिस्से में लटके और वो बाद में गिर गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की अराजकता की स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान को कुछ देश जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान और चीन का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और खास करके राजन जी, आप देखेंगे कि इस मामले में जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी काफ़ी निंदा भी हो रही है कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वहाँ पर इस तरह की अराजकता की स्थिति कायम हुई है। तो निश्चित तौर पर एक चिंताजनक स्थिति है, खास करके भारत के लिए जो है वो काफ़ी चिंता की स्थिति इसलिए भी कही जा सकती है कि तालिबान का जो है वो आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देते रहा है और लंबे समय से अगर देखा जाए तो आतंकवादी संगठन जिस तरह से भारत ने नियंत्रित करे थे, मुझे लगता है चिंता यही है भारत की कि अगर तालिबान फिर से एक बार उनको समर्थन देता है, उनको प्रश्रय देता है, तो निश्चित तौर पर इससे भारत के लिए भी स्थिति कहीं ना कहीं दुविधा में पैदा होगी। जी प्रवाल जी, आप किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को पूरे? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुनिया के सारे प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा आघात है कि किस तरह से अफगानिस्तान में आतंक का राज स्थापित हो गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पाकिस्तान, चीन और रूस ने जो है कहीं ना कहीं इस तालिबानी घटनाक्रम को अपनी सहमति दी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा, राष्ट्रपति अशरफ गनी को, जो बहुत ही बुद्धिजीवी और प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, और पिछले 20 साल से वो जिस तरह से तालिबान ने जिसको उखाड़ फेंका और फिर जिस तरह से प्रजातांत्रिक मजबूत हुआ था, भारत का बहुत बड़ा योगदान था जिस तरह से
वहां पर संसद बनी और तमाम चीजों पर इन्वेस्ट किया हिंदुस्तान ने, तो ये बहुत बड़ा झटका पूरी दुनिया को है और हिंदुस्तान को भी है कि वो किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हुए। दरअसल वो समझ नहीं पाए कि जो उनकी सेना थी उसमें वो तालिबानी लोगों को ही शामिल करते रहे, और अमेरिका भी जिस तरह से कमजोर इस समय दिखाई दिया, तो वास्तव में पूरी दुनिया को झिझकोड़ देने वाली घटनाक्रम हुआ। जो अब हो रहा है वो तो और ज्यादा दर्दनाक जो हादसे आ रहे हैं, और जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो वहाँ तालिबानी जो ताकते हैं, और अफसोस की बात यह भी है कि यहाँ पर जिस तरह से उसका पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में खासकर विरोध होना चाहिए, उस तरह से अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से अब भारत को, भारतीय सेना को और सबको नए सिरे से, पूरी दुनिया यूनाइटेड देश हैं जो, उनको नए सिरे से इस आतंकवाद से और इस जो आतंक राज साबित हुआ उसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगी, तभी जाकर दुनिया में अमल अमल हो पाएगा। भारत के लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और अभी ये भी एक गंभीर स्थिति है प्रवाल जी। तो जिस तरह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग जो है खाने कमाने के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के जाते हैं, तो अफगानिस्तान में भी है निश्चित रूप से, और उनके परिजन यहाँ भोपाल में और तमाम जगह पे हैं। अब वो सरकार भी उनको यहाँ सुरक्षित लाने के लिए जिस तरह से हमारे गुरुद्वारे में व्यवस्था की गई है, वहाँ पर कुछ सिख और हिंदू परिवार भी है वहाँ पर, तो इस तरह से कई जगह पर व्यवस्था की है। तालिबान सरकार से जो बनी है उनके लोगों से बात की जा रही है कि कैसे सुरक्षित निकाल सकें। इस पर भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे सुरक्षित आ सकें। ये बड़ा चिंताजनक विषय है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे भारत सरकार है बहुत मजबूत है और वो उनको जरूर सुरक्षित लाने में कामयाब हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सरकार जो है ओबीसी की स्थिति जानने के लिए एक आयोग बनाएगी, तो ये इस घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं रवि जी? देखिए मैं रजन जी, दरअसल केंद्र सरकार ने जो फैसला पिछले दिनों लिया है, संसद में जो अधिनियम पारित हुआ है कि पिछड़े वर्ग के मामले में राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वो वहाँ पर अपनी जो भी जातियां हैं उनको उनकी इसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम है। अभी 691 जातियां पूरे देश में जो है वो पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। इसको लेके कई बार मांग उठती रही है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ जातियाँ कुछ जिलों में पिछड़े वर्ग में है लेकिन किसी जिले में नहीं है, तो एक काफ़ी विसंगतियाँ इसको लेकर हैं और एक बड़ा काम है। ऐसे में निश्चित तौर पर मैं पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग का गठन है उसका मूल उद्देश्य यही है कि इन तमाम जातियों को सूचीबद्ध करके और जो है फिर उसको कितनी जातियां लाभान्वित हो सकती हैं उसको इसमें शामिल किया जाए। जहां तक आरक्षण का सवाल है तो एक बड़ा मुद्दा ये भी बना हुआ है राजन जी, और पिछले दिनों देखा गया कि इसको लेके भाजपा और कांग्रेस में काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी हुए और जो कानूनी स्थिति है वो यही है कि 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में जबलपुर में सुनवाई होना है, तो उसमें भी पक्ष रखने के लिए प्रदेश सरकार ने जो है वो देश के नामी जो अधिवक्ता हैं रविशंकर प्रसाद या तुषार मेहता उनको पैरवी कराने की बात कही गई है। तो स्वाभाविक तौर पर एक पिछड़ा वर्ग एक अलग बड़ा मुद्दा है और जिसको लाभान्वित करने के लिए हर राजनीतिक दल जो है कदम उठा रहा है। और भाजपा का जो कल मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है वो आयोग का गठन, तो वो भी इसी दिशा में हिस्सा है। बिल्कुल प्रवाल जी, विधानसभा का सत्र जो जिस तरीके से 2 या 3 घंटे के करीब ही चल पाया 4 दिनों के बजाय, और क्या ये आयोग की जो घोषणा है क्या उसको हम उससे जोड़कर देख सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से जो अभी मध्य प्रदेश में जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव और जिस तरह से जो पूरा केंद्र बिंदु जो है पिछड़ा वर्ग जो बड़ा वोट बैंक है नजर होना स्वाभाविक है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उसके अंदर जो है वो श्रेय नहीं होड़ मचा रहे हैं, इसको श्रेय मिलेगा। लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने जो स्वयं भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं उन्होंने कहा है कि हम कोई कोर्ट पकड़ नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े वकीलों को लगाएंगे ताकि कोर्ट में भी अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकें, और इसलिए आयोग के गठन की बात हो रही है। और सब मिला के ये है कि किसी भी हालत सूरत में ये संदेश है, मैसेज नहीं जाए कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के साथ इस तरह की कोई भेदभाव हो रहा है या कोई उनके अधिकारों में कटौती हो रही है, बल्कि उनको और अधिक मजबूत कैसे किया जाए
उस पर रणनीति बनाने के लिए। और मैंने आपसे कहा कि इस तरह से एक बड़ा वोट बैंक है पिछड़ा वर्ग, और इसको हर पार्टी साधने का प्रयास करती है। तो उस दिशा में जो है ये आयोग के गठन की बात की जा रही है, और पिछड़ा वर्ग आयोग की दिशा में मुख्यमंत्री का ऐलान जो किया गया है वो इसी को मजबूत करने की नीयत से किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र की वित्त मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल कम नहीं होंगी और उत्पाद शुल्क में कमी करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से एकत्रित करती है। यही स्थिति कमोबेश राज्यों की है। कैसे देखते हैं रवि जी आप इसको? देखिए मैं राजेंद्र जी, बिल्कुल जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर जो उसमें उन लोगों को काफ़ी निराशा इस बयान से होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं इससे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी महंगी होती हैं। खाद्य खास करके जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उन पर काफ़ी असर पड़ता है और मध्यम वर्ग ही इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में वाकई में आम जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो निराशाजनक एक बयान है। लेकिन केंद्र सरकार की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल समझ से परे है कि क्यों लगातार जो है पेट्रोलियम कंपनियों को और अधिक मुनाफा कमाने का मौका दिया जा रहा है। और एक बात और भी है राजेंद्र जी इसमें कि देखिए राज्य जो है इस मामले में निरंकुश है। हर राज्य में अलग अलग केंद्र से ज़्यादा टैक्स जो है वो राज्यों में वसूला जा रहा है। तो इसकी वजह से भी पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं या उससे जुड़े उत्पाद हैं वो निरंतर महंगे हो रहे हैं। तो इस पर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है ताकि एक समरूपता पूरे देश में पैदा हो आए और उसका लाभ जो है वो आम जनता को मिल सके। ऐसे कदम उठाने की उम्मीद की जा सकती है। प्रवाल जी, कैसे वित्त मंत्री जी के इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? इसको महंगाई तो बढ़ेगी इससे। ये बात सही है कि जो लोग लोगों को विश्वास था कि शायद आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल उत्पाद का एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं की जाने की घोषणा की है, यानी दोनों ईंधन की कीमतों में कमी की कोई संभावना नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि आप रसोई गैस हो चाहे वो उसमें भी कीमतें जो है वो नहीं कम होंगी। और ये मुद्दा जो है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। उनका कहना है कि जो तेल की कंपनियां हैं वो जो है वो जिस तरह से उनके उत्पाद को लेकर या उनकी कीमतें बढ़ रही है तो हम हिंदुस्तान में कैसे कम कर सकते हैं। तो पिछली सरकारों ने काफी जो कर्ज दिया और कर्ज देने के बाद कीमतों को प्रतिबंधित किया है, तो वो उनका ये एक तर्क है कि उनके हमें कर्ज भी करना है, उसका भुगतान करना है। ये तमाम चीजें कि आम जनता के ऊपर निश्चित रूप से ये बड़ा भार है। ऐसे समय में जब महंगाई दिन बढ़ती जा रही है, आम व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो रहा है, तो खासकर मध्यम वर्ग के लिए तो ये बड़ा कष्टदायक होता है जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये सरकार को इस संबंध में कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, नहीं तो आम व्यक्ति की जिंदगी के साथ काफी कुछ बड़ी जैसी स्थिति बन जाती है। बिल्कुल सही प्रवाल जी, आपका बिल्कुल वक्तव्य सही है। अभी अगली खबर जो है वो नीति आयोग ने शिक्षा मंत्रालय को सिफारिश की है कि 70% स्टाफ जिसमें टीचर्स और दूसरे स्कूल के दूसरे कर्मचारी यदि इनको पहला डोज लग गया हो तो स्कूल जो है वो अब खोल देना चाहिए। ये नीति आयोग की सिफारिश स्कूल शिक्षा विभाग को की है। रवि जी, इस सिफारिश को किस रूप में देखते हैं आप? बच्चों को स्कूल जाना चाहिए यदि ये स्थिति निर्मित हो जाती है तो?
देखिए बिल्कुल राजन जी, दरअसल जिस तरीके से कोरोना के कारण पिछले 1-1.5 साल से जो है वो जो शिक्षा व्यवस्था को खास करके काफ़ी नुकसान पहुंचा है और बच्चे जो है वो निरंतर घर पर रहकर, अब हालांकि ऑनलाइन सिस्टम से भी पढ़ाई कराने की बात कही जा रही है, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है जितना कि ऑफलाइन भौतिक के तौर पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जो दूसरी गतिविधियों में भी वो उनका भागीदारी होती है। तो निश्चित तौर पर नीति आयोग ने जो सिफारिश की है उसको यही है कि भाई अगर आपके यहाँ 70% वैक्सीनेशन हो गया है, जो पहला डोज भी अगर लग गया है, तो वो स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काफ़ी कुछ सराहनीय कार्य किए हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब स्कूल खोलने की बात कही गई थी, खास करके जो 9th से लेकर 12th तक की जो क्लासेस के शुरू की गई हैं, तो उसमें अनिवार्य किया गया था कि सभी शिक्षकों को जो है वो वैक्सीनेशन कराना है, दोनों डोज लेना है। तो काफ़ी हद तक बताया जाता है कि ये टीकाकरण शिक्षा विभाग में हो चुका है और मध्य प्रदेश इस मामले में अगर नीति आयोग की जो सिफारिश है उसे लागू करने में मुझे लगता है कि यहाँ अधिक सुविधा होगी। और तीसरी लहर को लेकर भी जो आशंकाएं जताई जा रही है उसको, चूंकि अभी ये तो निरंतरता कही तो ये जाता है कि भाई कोरोना का असर जो है वो अभी तीसरी लहर है, हो सकता है चौथी लहर भी आए, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर तो बनाए रखना है और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि नीति आयोग की ये सिफारिश सही है। प्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं इसको, नहीं, नीति आयोग की सिफारिश को? जी, जिस तरह से नीति आयोग ने शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश की है उस पर तर्क ये है कि पिछले जो उन्होंने 15-20 दिनों का जो उन्होंने देखा उसमें देश में कोरोना संक्रमण की दर जो 3% से कम रिकॉर्ड की जा रही है, उनका ये कहना है। सिर्फ कुछ ही हिस्सों में जो संक्रमण रफ्तार अभी इससे ज्यादा है। कई अध्ययनों में दावा किया जा चुका है कि छोटे बच्चों पर संक्रमण का प्रभाव बहुत कम होता है। ये उनका एक सर्वे के दौरान उनका एक दावा है। इस आधार पर वो कह रहे हैं कि बच्चों को अगर स्कूल में भेजा जाए तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जब तक 100% जो टीचर्स थे उनको वैक्सीन दोनों डोज नहीं लग जाते, कम एक डोज तो भी लगा है, लेकिन जब तक दोनों लग जाते तब तक तो संक्रमण की स्थिति बनी रहेगी। और कम से कम बच्चों को लेकर जिस तरह से पेरेंट्स उनके जो माता पिता हैं वो ज्यादा चिंतित रहते हैं। वैसे आम दिनों में भी जब बच्चा स्कूल जाता है तो भी माताओं की चिंता रहती है कि क्या हो रहा है, मतलब जब इतना भयानक पिछले 1-1.5 साल में देखी है तो उनका मन स्वाभाविक है बच्चों के प्रति। और बच्चे जो है देशदाली भी करते हैं, बच्चे जो है वो खेल कूद से भी स्कूल में हर जगह हाथ भी लगाते हैं। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए अभी जब तक कि 100% टीकाकरण न हो जाए, और अभी तो ये भी माना जा रहा है कि बच्चों के लिए भी कोई टीकाकरण या अभियान शुरू होगा, तो उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि बच्चों को पालक भेजेंगे। अभी तो कोई रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। अभी तो ऐसी स्थिति में बच्चों को भेजने के लिए कोई तैयार होगा नहीं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि कबाड़ में कोरोना टेस्ट वाली एक सूची मिली है जिसमें मोबाइल नंबर हैं, इसकी 13 शीट हैं और 80 जो है वो स्वैब स्टिक हैं। ये इस प्रकार से एक कबाड़ी के दुकान में मिली है, तो ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी एक लापरवाही है। क्या कहेंगे आप रवि जी इस बारे में? हाँ बिल्कुल राजन जी, मैं बहुत शर्मनाक स्थिति है अगर इस तरह की, मैं चूँकि ऐसा मध्य प्रदेश अकेला राज्य नहीं, इससे पहले पंजाब और राजस्थान में भी इस तरह के दृश्य सामने आ चुके हैं, जब कोरोना की जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है या दूसरे जो मूल्यवान जो उपयोगी दवाएं हैं उनका किस तरीके से किया गया है। और जहाँ तक अभी जो आप जिस घटना का संदर्भ दे रहे हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से ये बात लगातार कही जा रही है, सरकार भी ये दावा कर रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई देखिए कोरोना पूरी तरह संक्रमित हो चुका है, मरीजों की संख्या लगभग नगण्य है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई हम 70 से 75 हज़ार टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। तो ये इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए कि ये जब कोरोना के, एक तरफ आप कह रहे हैं कोरोना के मरीज नहीं है, तो फिर जांच किसकी हो रही है? और तो फिर इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे कि जो फर्जी लिस्ट तैयार करके और स्वास्थ्य विभाग जो है वो खाना पूर्ति कर रहा है, और वाकई में इस तरह की जो स्थितियाँ हैं उस पर अंकुश सख्ती के साथ लगाया जाना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी है कि देखेंगे कि भाई किसकी गलती है,
लेकिन ये पहला मौका नहीं है राजन जी। वाकई में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कई खामियां हैं और इन्हें सुधारने की सख्ती से ज़रूरत है। प्रवाल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक जो वाकया सामने आया है कि एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की बात हो रही है, उसके बीच भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी लापरवाही है कि ये इतनी महत्वपूर्ण लोगों के निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज है, प्राइवेसी भी देती है, और वो 13 शीट और 80 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कबाड़ खाने में, मतलब जो कोटरा सुल्तानाबाद के रविवार एक कबाड़ी के पास मिलना, ये दर्शाता है कि हम अपने प्रदेश के व्यक्तियों के स्वास्थ्य के प्रति कितने चिंतित हैं। जो चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड में होना चाहिए, जो चीज बहुत हमारी गोपनीय होना चाहिए, डार्क रूम में जो चीजें होना चाहिए वो कबाड़े में आ रही है, इसका मतलब कोई बड़ा इसके पीछे काम कर रहा है। और ये तो इससे पहले भी हमीदिया अस्पताल में भी जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हुए थे, वो भी आपको जानकारी। तो ये स्वास्थ्य विभाग में कितना अधिकारी और जो उनसे जुड़े हुए हैं किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, किस हद तक वो हाथ बंद करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बेशर्माई ये है कि उसके बाद स्पष्टीकरण देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस पर सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने ये इस काम को अंजाम दिया, मैं समझता हूँ रसूखा की कार्रवाई उन पर होना चाहिए, क्योंकि किसी की निजी जिंदगी से खेलने का अधिकार किसी के साथ नहीं है। और इसमें जितने लोग लिप्त हैं उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंशन भी होना चाहिए उनके साथ में। तभी आगे लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लापरवाही करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। इसी के साथ हम जो है आज का अखबारों की सुर्खियां कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और मैं हमारे जो दोनों वरिष्ठ पत्रकार मेहमान के रूप में आमंत्रित थे, मैं उनका दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आप देखते रहिए साधना न्यूज़ के खास कार्यक्रम। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।